आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसके अंदर क्या करेंगे, अपन अलग अलग तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासीफाई करेंगे अलग अलग ग्रुप्स के अंदर, ताकि उनकी जो स्टडी करनी है, उनकी मॉर्फोलॉजी और भी करेक्टर जो अपने को स्टडी करने होते हैं वो इजी हो जाए स्टडी करने के लिए। तो अब अपन चैप्टर को आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अरिस्टोटल ने सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस को यूज किया था क्लासिफिकेशन के लिए। उससे पहले तो मतलब कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था, ऐसे ही क्लासीफाई कर दिया जाता था लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। फिर क्या हुआ, अरिस्टोटल आए जिन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस यूज किया। इनको फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एनिमल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक तो रेड ब्लड वालों को और एक बिना रेड ब्लड वालों को। मतलब एक के अंदर रेड ब्लड था और एक के अंदर नहीं था, तो इन्होंने दो ग्रुप्स बना दिए अलग अलग। उनके बाद आए थियोफ्रेस्टस ने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यूज किए थे प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए। इनको फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। इन्होंने प्लांट्स को ट्रीज, शर्ब्स और हर्ब्स में क्लासिफाई किया था। इनके बाद आए थे लीनियस ने 2 किंगडम सिस्टम दिया था, एक तो था प्लांटी और एक था एनिमेलिया। मतलब इन्होंने 2 ही किंगडम दिए। किस बेसिस पे दिए? सेल वॉल के बेसिस पे। प्लांटी के अंदर सेल वॉल होती है और एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं होती। मतलब इस बेसिस पे प्लांटी में फंगी और एल्गी दोनों आ गए। लेकिन फंगी तो क्या होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक, और एल्गी क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक। मतलब ये तो वैलिड क्लासिफिकेशन नहीं हुआ। इसी वजह से कुछ और चीजें मिला के ये क्लासिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि इसने मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर को भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया था, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया था। इसके बाद आता है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नस्ट हैकेल ने दिया था, और इन्होंने जो प्रोटिस्टा था उसको और साथ में डिस्कवर किया था। मतलब पहले तो प्लांटी और एनिमेलिया तो लिलियस ने डिस्कवर कर दिया था, फिर अर्नस्ट हैकेल आई, उन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और उन्होंने साथ में जो प्रोटिस्टा है उसको भी डिस्कवर किया। मतलब अब कौन कौन हो गए, 3 किंगडम्स हो गए, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। फिर आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर मोनेरा भी एक्सटेंड कर दिया गया था इनके साथ। मतलब यहाँ पर क्या हुआ था कि जैसे अपने पास पहले तो 3 किंगडम थे, है ना, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। फिर कोपलैंड आई जिन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, फिर 4 किंगडम्स हो गए। लेकिन अभी भी सबको क्लासिफाई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अभी भी जो फंगी था वो प्लांट्स के साथ ही था। फिर आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था R.H. विटेकर ने। R.H. विटेकर ने 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था सारे लिविंग बींग्स को, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया, 5 किंगडम्स दिए थे। और इसके मेन क्राइटेरिया क्या थे कि किस बेसिस पर इसको डिवाइड किया गया, वो थे कि एक तो था इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि इनका न्यूट्रिशन का मोड क्या है। एक थी इनकी थैलस ऑर्गेनाइजेशन, कि मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन इस बेसिस पे था कि ये हेट्रोट्रॉपिक है या फिर ऑटोट्रॉप्स हैं, और किस ऑटोट्रॉप्स में भी किस तरह से हैं, फोटोसिंथेटिक या फिर मतलब कीमोसिंथेटिक टाइप से, और हेट्रोट्रॉपिक में भी कैसे सेप्रोफाइटिक है या होलोजोइक न्यूट्रिशन लेते हैं। मतलब अलग अलग बेसिस थे, है ना। उसके बाद है थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मतलब जो इनकी बॉडी है वो किस तरह से डिवाइडेड है। फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर। आप सोच रहे होंगे थैलस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो सेम हो गया। नहीं, सेलुलर में ये होता है कि ये मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है। लेकिन थैलस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे होता है, ये नॉर्मल यूनिसेलुलर था, फिर मल्टी सेलुलर में टिश्यू लेवल पे आया, फिर ऑर्गन सिस्टम। इस चीज को बोलते हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन। एक इनका बेसिस था रिप्रोडक्शन, और दूसरा फिर जो 5th था वो था फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक होता है इनकी एंसेस्ट्री के बेसिस पर, मतलब कि इनके एंसेस्टर जिस तरह से कॉमन थे वो बेसिस पे इसका लिया गया था। और तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो R.H. विटेकर ने दिया था, और यही है वो जो अपन प्रेजेंट अपन स्टडी करते हैं, अपनी स्टडीज में जो इंक्लूड होता है वो कौन सा है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है R.H. विटेकर वाला। ओके, अब है 3 डोमेन्स। अब आप सोचेंगे 3 डोमेन्स और कहाँ से आ गया, हमने तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही पढ़ा था। लेकिन नहीं, 3 डोमेन्स में क्या हुआ कि इसके अंदर एक मोनेरा जो किंगडम है अपना फर्स्ट वाला, उसको क्या किया गया, 2 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया गया। एक के अंदर क्या आ गए, एक के अंदर वो आ गए जो कि आर्की बैक्टीरिया थे, एक में आ गई यू बैक्टीरिया। तो 2 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया गया, और जो 3rd डोमेन था उसमें बाकी सारे यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स रखे गए। तो मतलब इसके अंदर भी आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया वाला, मतलब मोनेरा वाले को 2 रखिए, तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया ये एक तरह से। ओके, ये ज़्यादा नहीं आता, लेकिन मतलब ये अपनी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो मैंने इस चीज़ को भी इंक्लूड किया। मैंने नोट्स को फुल एनसीईआरटी बेस्ड बनाने की कोशिश की है। ओके, फिर जो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स थे उनको मोनेरा में रखा गया था। मतलब यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स को प्रोटिस्टा में रख दिया,
जो कि प्रोकैरियोट्स से उनको मोनेरा में रख दिया। अब जो प्रोटिस्टा किंगडम है उसके अंदर क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, वो सब पैरामीशियम और अमीबा के साथ आ गए थे। जो पुराना क्लासिफिकेशन था उसके अंदर जो क्लोरेला और क्लोमाइडोमोनास थे वो प्लांट किंगडम में रखे जाते थे, और अब क्या कर दिया गया, इनको प्रोटिस्टा में रख दिया गया। जब अपन प्लांट किंगडम के अंदर आगे पढ़ेंगे तब अपन इनको एल्गी में मानेंगे, लेकिन जब क्लासिफिकेशन हुआ था तब इनको प्रोटिस्टा में रखा गया है। जो अमीबा था उसको पहले एनिमलिया किंगडम में रखा गया था, क्योंकि अमीबा के पास सेल वॉल नहीं होती, लेकिन एक्चुअली अमीबा प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है, जो कि अपने प्रेजेंट के क्लासिफिकेशन में है। ओके, अंडरस्टूड। अब अपन पढ़ेंगे डिटेल्स में सारे के सारे किंगडम। सबसे पहले किंगडम है अपना मोनेरा। मोनेरा के अंदर सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं, मतलब जो बैक्टीरिया है वही मोनेरा किंगडम के सोल मेंबर्स हैं। जो मोस्ट अबेंडेंट अपने एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिजम्स है ना, वो बैक्टीरिया है। अपने हाथ पे, अपनी बॉडी पे, मतलब कहीं भी सरफेस पे देख लो आप, इतने सारे बैक्टीरिया होंगे ना, माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकेंगे, नॉर्मल आइज के थ्रू तो विजिबल ही नहीं होते वो। ये बैक्टीरिया जो है वो ऑलमोस्ट हर जगह अवेलेबल होंगे, मतलब हर जगह की एनवायरनमेंट की कंडीशंस में ही प्रेजेंट होते हैं। जनरली मोस्ट ऑफ जो इनमें से हैं वो पैरासाइट्स होते हैं, अपनी ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स, एनिमल्स के अंदर मतलब रहते हैं ये। तो मोनेरा की जो मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है, पैरासाइटिक होते हैं। फिर इनकी जो शेप होती है उसके बेसिस पे मोनेरा को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है कोकस। कोकस में क्या है, स्पेरिकल शेप होती है। डायग्राम देख सकते हो आप, ये रहा कोकस का डायग्राम, कोकाइन को सिंगुलर बोला जाता है। फिर आती है बेसिलस। बेसिलस क्या होते हैं, रोड शेप्ड होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर है विब्रियम। विब्रियम क्या है, कोमा शेप है, आप देख सकते हो एकदम जस्ट लाइक अपन कोमा लगाते हैं वैसे हैं। फिर आता है स्पाइरलम। स्पाइरलम स्पाइरल शेप होते हैं, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं। ओके, अब क्या है, जो बैक्टीरिया वगैरह है, मतलब जो कि अपना मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल है, लेकिन उनका जो बिहेवियर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। मतलब कि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि वो कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल है और जो बिहेवियर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो वो होते हैं मोनेरा। मतलब आपको क्या ध्यान में रखना है कि इनका स्ट्रक्चर क्या है, बहुत सिंपल है, और जो बिहेवियर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। ओके, एंड अब आते हैं अपन बाकी सबसे देखा जाए तो जो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है वो भी कहाँ प्रेजेंट है, मोनेरा में प्रेजेंट है। वो कैसे हुई, क्या है कि ये कुछ तो उनमें ऑटोट्रॉप होते हैं। ऑटोट्रॉप कैसे, कुछ तो फोटोसिंथेटिक होते हैं, सनलाइट के थ्रू अपना फूड बनाते हैं, कुछ कीमोसिंथेटिक होते हैं, सरफेस पर प्रेजेंट केमिकल्स के थ्रू अपना फूड बनाते हैं। दोनों ऑटोट्रॉप पे खुद से बना रहे हैं, लेकिन एक क्या है फोटोसिंथेटिक है जो सन के थ्रू बना रहा है लाइट लेके, एक है कीमोसिंथेटिक जो कि केमिकल्स का यूज करके अपना फूड बनाता है। अब क्या है, जो मेजोरिटी है इनकी वो हेटेरोट्रॉप्स है। क्यों, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि ये बहुत सारे क्या है, पैरासाइट है, मैक्सिमम पैरासाइटिक है। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेटेरोट्रॉपिक। तो जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म या डेड ऑर्गेनिक मैटर पर अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं। ओके, इसके बाद आते हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया बहुत सारी हार्श कंडीशंस में रहते हैं। आप बोलोगे हार्श कंडीशन क्या है, हार्श कंडीशन मतलब वो एनवायरमेंटिक कंडीशन जो अपनी बॉडी के लिए सुटेबल नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा नमक होना अपने लिए सुटेबल नहीं है, जैसे कि हेलोफाइल्स हो गए। तो ये क्या करते हैं, हेलोफाइल्स होते हैं, मतलब ये कि समुद्र के बहुत गहरे जहाँ बहुत ज़्यादा नमक होता है वहाँ भी रह लेते हैं। हॉट स्प्रिंग्स जिनको थर्मो एसिडोफिल्स भी बोला जाता है, यहाँ पर क्या होते हैं, अर्थ के सरफेस से कुछ पानी के स्प्रिंग्स निकलते हैं जो कि बहुत गर्म पानी होता है उनमें, है ना, उसके अंदर भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। मार्शी एरियाज में क्या होता है, नाइट्रोजन कम होता है और वहाँ पर मिथेनोजन्स मैक्सिमम पाए जाते हैं। ठीक है, और ये कुछ हार्श कंडीशंस हैं जहाँ पर आर्की बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। वो अदर बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं किस चीज में, सेल वॉल के स्ट्रक्चर में, क्योंकि उनकी जो सेल वॉल की फीचर्स हैं वो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं इनमें। फिर जो मिथेनोजन्स हैं वो जो अपनी रूमिनेटिंग एनिमल्स होते हैं। अब आप बोलोगे रूमिनेटिंग एनिमल्स कौन से हैं, जो कि चबाते हैं, मतलब अपने फूड को पहले खा लिया एक साथ फिर उसको वापस से लाके चबाते हैं, उनको बोलते हैं रूमिनेटिंग एनिमल्स, जैसे काउज, बफेलोज। तो ये उनकी गट में पाए जाते हैं, कौन, मिथेनोजन्स। ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये मीथेन गैस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मीथेन एक बायोगैस है, ठीक है, जो कि इनकी मतलब जो एनिमल्स वगैरह होते हैं अपने काउ, बफेलो वगैरह, उनकी डंग में भी प्रेजेंट होती है मीथेन गैस, उसमें मिथेनोजन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे यूबैक्टीरिया। मतलब मोनेरा के 2 टाइप्स थे,
एक आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। तो अपन आर्की बैक्टीरिया पढ़ चुके हैं, अब अपन पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरियाज भी कहा जाता है। ओके, ये इनमें क्या होता है, रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। मतलब जो आर्की बैक्टीरिया थे उनकी सेल वॉल डिफरेंट थी, क्योंकि वो उनके एक्सेसिव जो हार्श कंडीशन है उनमें सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। जो यू बैक्टीरिया है उनके अंदर रिजिड सेल वॉल होती है। अगर वो मोटाइल है तो उनमें फ्लैजिलम भी प्रेजेंट होगा मोशन के लिए। जो साइनोबैक्टीरिया है उनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये चीज याद रखना कि ये एल्गी नहीं है, ये है तो मोनेरा किंगडम के, मतलब ये बैक्टीरिया है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि इनके अंदर जो क्लोरोफिल है वो ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं उनके सिमिलर होता है, मतलब फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होते हैं। ये कौन, ब्लू ग्रीन एल्गी। जो साइनोबैक्टीरिया है वो यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब अकेले सिंगल सेल होते हैं, जैसे सारे मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स हैं। ये कई बार कॉलोनियल भी होते हैं। कॉलोनियल कैसे, बहुत सारे मतलब वो बैक्टीरिया एक साथ रहते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं, तो ये कॉलोनियल हो गए। फिलामेंटस भी होते हैं, मतलब फिलामेंट्स होते हैं उनके मूवमेंट के लिए। ये फ्रेश वाटर, मेराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी होते हैं। कौन, साइनोबैक्टीरिया। फ्रेश वाटर में भी रह लेते हैं, मेराइन वाटर में भी रह लेते हैं, और टेरेस्ट्रियल सरफेसेस में भी रह लेते हैं। जो कॉलोनीज होती हैं साइनोबैक्टीरिया की, वो क्या होती है, सराउंडेड होती है जिलेटिनस शीट से। जिलेटिनस शीट से सर्वाइवल सराउंडेड होती है, क्योंकि ये पानी में प्रेजेंट है। पानी में उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके ऊपर जिलेटिनस शीट्स प्रेजेंट होती हैं। फिर देखो दो बैक्टीरिया के नाम देखें, एनाबिना और माइक्रोसिस्टिस। ये दो साइनोबैक्टीरिया है जो कि जो पोल्यूटेड वाटर बॉडीज होती हैं वहाँ पर ब्लूम कोज करती है। आपने नाम सुना होगा ना, एल्गल ब्लूम। पानी के ऊपर ग्रीन ग्रीन सरफेस पे वो ग्रीन ग्रीन कवरिंग आ जाती है, एल्गी जैसा सा कुछ दिखता है अपने को। नहीं, वो एल्गी नहीं होता, वो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, मतलब वो साइनोबैक्टीरिया होता है। और ये क्या करते हैं, ब्लूम बनाते हैं पोल्यूटेड वाटर के अंदर। तो कौन कौन बनाते हैं, एनाबिना और माइक्रोसिस्टिस। एनाबिना एनसीईआरटी में देखा है, माइक्रोसिस्टिस मैंने खुद सेलेक्ट किया, ये भी कई बार आता है, ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे कि नोस्टॉक और एनाबिना, ये क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होती है इनके अंदर। जैसे कि उस स्पेशलाइज्ड सेल को जो सेल होती है उसको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। जो नोस्टॉक एनाबिना है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से। ये चीज ध्यान रखना, ये आगे भी अपना चैप्टर है, इसमें अपन नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसमें भी आएगा ये, ठीक है। तो जो ये है नोस्टॉक एनाबिना, इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग स्पेशलाइज्ड सेल भी प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट, ठीक है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक जो बैक्टीरियाज होते हैं वो बहुत सारे इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं, इनऑर्गेनिक जो केमिकल्स होते हैं उनको ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, इनको ऑक्सीडाइज करते हैं। और जो एनर्जी इसमें रिलीज होती है उसको एटीपी प्रोडक्शन में ये बैक्टीरिया काम में लेते हैं। जो बैक्टीरिया है वो क्या है, अपनी न्यूट्रिएंट साइकिल में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल में बहुत अच्छा रोल हो गया इनका, फॉस्फोरस साइकिल में भी इनका कहीं ना कहीं रोल होता है, आयरन में भी होता है, और सल्फर साइकिल में भी इनका काफी रोल होता है। मतलब जो अपनी बैक्टीरियाज हैं वो क्या है, न्यूट्राइट साइकिल में बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये देखो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है नोस्टॉक का। नोस्टॉक क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, हमने देखा ही था अभी, है ना, पढ़ा था। देखो मैंने बताया था आपको, नाइट्रोजन फिक्सिंग स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट, वो रहा ये, है ना। और म्यूसिलेजस शीट होती है जो इनको प्रोटेक्ट करती है, वो रही जो यहाँ पे डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकती है। तो देखो मैंने यहाँ लिखा है कि जो हेटेरोसिस्ट है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो कि जो साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इनमें लेमिलोसोम प्रेजेंट होता है। कैसे, लेमिलोसोम क्या हो गया, लेमिलोसोम एक जो इनकी सेल मेम्ब्रेन होती है उसी का एक्सटेंडेड पार्ट होता है, स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्लोरोप्लास्ट वगैरह प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट नहीं, जैसे क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है इनमें, है ना। तो वो क्या है, जिसमें क्लोरोफिल वगैरह पिगमेंट प्रेजेंट हो, वो स्ट्रक्चर को लेमिलोसोम बोलते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन की स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होती है एक तरह से, है ना, क्योंकि ये इतनी डेवलप नहीं होते कि इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो जाए, ओके। तो और इसमें जो मीजोसोम है वो एब्सेंट होते हैं, और फ्लैजिला भी इसमें प्रेजेंट होता है, ओके। देन हम आगे पढ़ेंगे अब कि जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं ये मोस्ट अबेंडेंट है नेचर में, ये अपने पहले पढ़ा ये भी, है ना। क्या हुआ, जो मेजोरिटी है इनकी वो डिकम्पोजर्स की होती है, क्योंकि इनका ह्यूमन अफेयर्स में बहुत अच्छा रोल होता है। ह्यूमन अफेयर में रोल कैसे हो गया, देखो ये अपन जो रोज दही खाते हैं तो दूध से दही बनाने में किसका रोल हो गया, लैक्टोबैसिलस का। वो क्या एक तरह का बैक्टीरिया है। एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन वगैरह
पेनिसिलिन तो फंगस से है, मतलब और भी एंटीबायोटिक्स है, उनमें काफ़ी अच्छा रोल होता है इनका। नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर, लेग्यूम रूट्स के अंदर, तो वो सब भी क्या है, बैक्टीरियाज होते हैं। नोस्ट्रोक एनाबिना वगैरह भी क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज है, तो उनका भी अच्छा रोल हो गया है ना। कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं वो ह्यूमन बीइंग, क्रॉप्स, एनिमल्स को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं, क्योंकि वो उनमें एज ए पैरासाइट काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि क्लोरेला, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस कैंकस, ये कुछ बीमारियां हैं जो कि बैक्टीरिया से होती है। क्लोरेला अपने गंदे पानी पीने की वजह से हो जाती है जनरली, क्योंकि उसमें क्या होता है, बैक्टीरियाज होते हैं। टाइफाइड हो जाता है, टिटनस हो जाता है। जो सिट्रस कैंकर है वो प्लांट्स की डिजीज है, तो ये सब किसकी वजह से होती है, बैक्टीरियाज की वजह से होती है। कई बार पूछा जाता है इनमें से बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है, तो याद रखना क्लोरेला, टाइफाइड, टिटनस और सिट्रस कैंकस। थोड़ा सा आगे जाके चैप्टर के एंड में अपन वायरल डिजीज भी पढ़ेंगे, तो वायरल और बैक्टीरियल डिजीज का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया है वो मेनली रिप्रोड्यूस करते हैं फिशन से। फिशन से कैसे करते हैं, देखो कई बार अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तब तो ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, वरना ये बाइनरी फिशन के अंदर बाइनरी फिशन करती है और डिवाइड हो जाते हैं। क्योंकि ये सिंपल छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है तो इनके लिए वो ईजी रहता है। कोई हार्श कंडीशन आ जाए, अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए, अचानक से एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आ जाएं तो ये स्पोर्स बनाते हैं। और कई बार क्या करते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफरिंग टेक्निक के थ्रू। डीएनए ट्रांसफरिंग टेक्निक कैसे, उस चीज़ को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। एक बैक्टीरिया के अंदर पाइली बनती है, सेक्स पाइली, जो इसके थ्रू कॉन्जुगेशन होता है एक तरह से, और वो जो इसके अंदर प्लाज्मिड होता है वो एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। प्लाज्मिड क्या है, एक तरह का प्रिमिटिव टाइप है डीएनए का, तो उसके ट्रांसफर से क्या होता है, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है बैक्टीरिया में। अब क्या है, एक है बैक्टीरिया जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। ये क्या है, मोनिरा किंगडम का एक बहुत अच्छा प्यारा ऑर्गेनिज्म है। प्यारा कैसे हुआ, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होती, ये स्मॉलेस्ट है सबसे। देखो इसके क्वेश्चंस कई बार मतलब बहुत इजी है बट थोड़ा डिफरेंट भी है, तो इसका क्वेश्चन आ सकता है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, स्मॉलेस्ट होता है ये, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबसे स्मॉलेस्ट उसमें माइकोप्लाज्मा होता है, और ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है। ये चीज इसको बहुत डिफरेंट बनाती है, ठीक है। ये प्लांट्स और एनिमल्स में पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट किंगडम में, जो कि है प्रोटिस्टा। ओके, जो बाउंड्रीज है प्रोटिस्टा किंगडम की वो वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब कि ये चीज क्लियरली डिफाइंड नहीं है कि कौन प्रोटिस्टा में आएगा और कौन नहीं आएगा। एंड्स जो है वो इसकी क्लियरली डिफाइंड नहीं है। जैसे कि आपने पढ़ा था क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, कहीं भी आ रही थी प्रोटिस्टा में, पुराने क्लासिफिकेशन में वो एल्गी में थी, आगे के चैप्टर में भी हम उनको एल्गी में पढ़ेंगे। तो ये से क्या है, थोड़ी बाउंड्रीज क्लियरली डिफाइंड है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा किंगडम है जिसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है, तो वो कौन है, प्रोटिस्टा है। देखो इसमें कुछ के पास सीलिया फ्लेजिला होते हैं, ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल प्रोसेस दोनों से ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जिसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर दो सेल्स का फ्यूजन होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है, इस तरह से बाद में आगे डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ये क्या है, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर आते हैं प्रोटिस्टा के अंदर, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब जो प्रोटिस्टा है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। अलग अलग पार्ट्स में कैसे डिवाइडेड है, देखो जैसे वहाँ मोनेरा में था आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, वैसे इसी में है एक तो क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स के अंदर डायटम्स आते हैं जिनको गोल्डन एल्गी बोला जाता है, डेस्मिड्स बोला जाता है। ये जनरली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन ये मैराइन वाटर में भी मिल सकते हैं। मतलब इनका डिफाइन नहीं कि मैराइन में होगी कि फ्रेश में, दोनों में प्रेजेंट होगी, ये चीज ध्यान रखना। क्लासिफाइड्स में कौन आते हैं, डायटम्स आते हैं, ओके। एंड देखो मैंने डायग्राम दिया, एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं दे रखा था, बट जो डायटम्स होते हैं वो कुछ कुछ ऐसे ही दिखते हैं। फाइटोप्लैंक्टन नाम सुना होगा आपने, वो डायटम्स ही होते हैं। मतलब जो कि चीफ प्रोड्यूसर्स हैं ओशियन के अंदर, वो कौन है, डायटम्स है। तो ओशियन के अंदर चीफ प्रोड्यूसर्स कौन है, डायटम्स है, क्योंकि ये क्या है, फाइटोप्लैंक्टन। यहीं से तो साइकिल स्टार्ट होती है न्यूट्रिशन की प्लांट्स के अंदर, ठीक है, सॉरी मैराइन मीन्स एक्वेटिक सिस्टम के अंदर, ओके। ये क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, पानी में ये पैसिवली फ्लोट करते हैं। मतलब माइक्रोस्कोपिक अपने को इजीली दिख नहीं सकते, पानी में ये पैसिवली फ्लोट करते रहते हैं, प्लैंक्टोनिक होते हैं ना। इनमें जो मोस्ट है ऑफ दीज आर फोटोसिंथेटिक, मतलब ये मैक्सिमम क्या है, फोटोसिंथेटिक है।
जो डाइटम होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो 3 ओवरलैपिंग बनाती है सोप बॉक्स के जैसे। आपने सोप बॉक्स देखा हुआ, नीचे से भी कवर होता है, ऊपर से भी कवर होता है, इस तरह से इसके अंदर 3 ओवरलैपिंग्स होती हैं। तो इसके जैसी होती है वो 3 ओवरलैपिंग सोप बॉक्स के जैसी होती है। जो सेल वॉल होती है वो सिलिका से एम्बेडेड होती है, मतलब इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें सिलिका प्रेजेंट है, सिलिका को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, मतलब कि इनकी जो सेल वॉल है वो इनडिस्ट्रक्टेबल है। ओके, जब देखो ये मर गए तो इनकी जो सेल वॉल्स है मतलब ये इनका डिपोजिशन हो जाएगा कहीं पर कहीं, तो जहाँ इनका डिपोजिशन होता है उस मतलब जो बनता है उसको बोलते हैं डायटोमिशियस अर्थ। तो ये जो डायटोमिशियस अर्थ है ये ग्रीटी होती है, ग्रेन्यूल्स होते हैं इसके अंदर, तो इसको काफ़ी सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ में यूज़ किया जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन सेंस ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि इसको पॉलिशिंग के अंदर यूज़ किया जाता है, ऑयल सीरम्स वगैरह की फिल्ट्रेशन में भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक चीज़ देखना कि इसके अंदर क्या होता है, गैमेटिक मियोसिस प्रेजेंट है। कोई समझ लो गैमेट्स बनने मियोसिस हो गए, मतलब जाइगोट बन गया, क्या हो गया 2n हो गया, तो मतलब जो डाइटम्स होते हैं वो क्या होते हैं 2n होते हैं, मतलब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है इनकी, ये चीज़ ध्यान रखना है ना। नाउ अपन आते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइटम्स के भाई बहन समझ लो, एक ही किंगडम के आगे प्रोटिस्ट आगे है ना, तो भाई बहन ही होंगे। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स, जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं वो क्या है, मोस्टली मेराइन रहते हैं, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और इनके अलग अलग डिफरेंट कलर्स होते हैं, मतलब ये मोस्टली मेराइन है। जो डाइटम्स थे वो मेराइन भी हो सकते थे, फ्रेश वाटर भी हो सकते थे, लेकिन जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं वो सिर्फ मेराइन होते हैं। ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, इनके कलर्स होते हैं येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, मतलब इनके जो पिगमेंट है मेन उस पर डिपेंड करता है इनका कलर, तो डिफाइंड कलर नहीं है। ठीक है, जो सेल वॉल होती है इनकी उसके अंदर स्टिफ सेलुलोजिक प्रेजेंट होती हैं, और जो आउटर सरफेस है उस पर 2 फ्लैजिला होते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर एक फ्लैजिला है वो तो लॉन्जिट्यूडनल होता है और जो दूसरा है वो मतलब जो सेल वॉल है उनकी सेल प्लेट्स के बीच में फ्यूरो बना होता है उसके अंदर ट्रांसवर्सली प्रेजेंट है, मतलब कि इनके जो फ्लैजिला है उसमें से एक लॉन्जिट्यूडनल है और एक ट्रांसवर्सली फ्यूरो में प्रेजेंट है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट है जिसका नाम है गोनियोलैक्स है। ठीक है, ये क्या करता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होता है, और जो समुद्र होता है उसको रेड अपीयर करवा देता है, लहरें बनती है तो वो रेड टाइप्स बनती जाती है इसकी वजह से। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसकी वजह से बहुत सारे लार्ज प्रोडक्शन हो गया इसका, अब ये क्या करेगा, बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं इसके अंदर से, जिसकी वजह से मेराइन एनिमल्स हैं वो किल हो जाते हैं, मतलब जैसे फिशेस वगैरह है तो उनकी डेथ हो जाती है इसके केमिकल्स के रिलीज होने में। तो रेड टाइड्स कौन बनाता है, गोनियोलैक्स। ओके, इसके अंदर क्या होता है, जाइगोटिक मियोसिस प्रेजेंट होती है। जाइगोटिक मियोसिस मतलब जाइगोट बन गया जो कि 2n होता है, उसके अंदर मियोसिस हो गई मतलब एन, तो उनकी लाइफ साइकिल कैसे होगी, हैप्लॉन्ट। कैसे लाइफ साइकिल होगी, हैप्लॉन्ट। ओके, नाउ अब आता है अपना थर्ड पार्ट जो कि है यूग्लिनोइड, मतलब प्रोटिस्टा का थर्ड पार्ट यूग्लिनोइड। जो मेजोरिटी है यूग्लिनोइड्स की वो क्या है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स है। तो जो यूग्लिनोइड्स है वो फ्रेश वाटर है जो कि स्टेगनेंट वाटर में प्रेजेंट होते हैं, मतलब वो पानी जो एक जगह पे ठहरा हुआ है उसी में यूग्लिनोइड्स प्रेजेंट होते हैं। इनके जो सेल वॉल है वो तो प्रेजेंट नहीं होती, तो इनमें प्रोटीन लेयर प्रेजेंट होती है, उस प्रोटीन लेयर को बोलते हैं पेलिकल। ठीक है, जिसकी वजह से पेलिकल है, सेल वॉल तो है नहीं, प्रोटीन लेयर है, तो इनकी बॉडी क्या होगी, फ्लेक्सिबल हो गई। हाँ, इनके अंदर 2 फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट और एक। ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, ये हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। तो इनका न्यूट्रिशन कैसा हो गया, मिक्सोट्रॉपिक टाइप का हो गया, मतलब मिक्स हो गया ना, फोटोसिंथेटिक भी हो गए, मतलब ऑटोट्रॉप भी हो गए और हेटेरोट्रॉप भी हो गए। हेटेरोट्रॉप कैसे हो गई, तो इनसे स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स हैं उन पर यूग्लिनोइड्स प्रीडेट करते हैं, मतलब उनको एज ए फूड यूज करते हैं। ये चीज याद रखना कि यूग्लिनोइड्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। आपने डायग्राम देख लिया था डाइनोफ्लैजिलेट्स का, यूग्लिनोइड्स का डायग्राम ये हो गया। जो इनके पिगमेंट्स होते हैं ना यूग्लिनोइड्स के, वो हायर प्लांट्स के सिमिलर होते हैं, और इसका एक एग्जांपल है यूग्लिना। मतलब जो इनके पिगमेंट्स हैं वो क्या है, हायर प्लांट्स के सिमिलर। और किसके सिमिलर थे, ब्लू ग्रीन एल्गी के, हायर प्लांट्स के सिमिलर इनके पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वन इज स्लाइम वॉल्स। ओके, जो स्लाइम वॉल्स हैं वो क्या है, सेप्रोफाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक, ओ फंगी वाली फीलिंग नहीं आ रही, थोड़ी मोर फंगी टाइप सा है ना।
तो जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं इनमें फंगी और एनिमल्स दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। कैसे? थोड़ा बिहेवियर फंगी जैसा होता है, इनका जो मोड ऑफ फूड रिजर्वेशन टाइप से होता है वो इनका एनिमल्स के बेसिस पे होता है, तो दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं इसमें, ठीक है। जो डिकिंग पिंग होती है, मतलब कोई प्लांट की डाली वगैरह जो डिके कर रही होती है, जो डिकिंग लीव होते हैं उसके थ्रू ये ऑर्गेनिक मैटर को इनका खाते खाते उसके थ्रू मूव करते हैं, ठीक है। सुटेबल कंडीशंस में ये सेल का एग्रीगेट्स बना लेते हैं, मतलब बहुत सारी सेल्स एक जगह जाती हैं, उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कब बनता है? सुटेबल कंडीशंस में बनता है, ये चीज याद रखना, है ना। उसके अंदर ग्रो करते हैं और कुछ कॉफी फील्ड्स तक ये क्या कर जाते हैं, फैल जाते हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती है तो जो प्लाज्मोडियम होता है वो डिफरेंशिएट करता है और क्या बनाता है, फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है, ठीक है। उनके अंदर स्पोर्स होते हैं टिप्स पे, मतलब फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बना रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडीज बना रहा है, जिसके ऊपर टिप्स में क्या होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। स्पोर तो आगे भी पढ़ेंगे अपन, तो कंफ्यूजिंग होगा, थोड़ा ध्यान से सुनना। इसमें जो स्पोर होता है उसकी ट्रू सेल वॉल होती है, मतलब जो सेल वॉल है वो तो ट्रू होगी इसके अंदर, है ना। ये एक्सट्रीमली रेजिस्टिव होती हैं और हार्श कंडीशन में काफ़ी सारे सालों तक ये सर्वाइव कर सकती है, ठीक है। इनके अंदर बाकी जो है ये स्लाइम मोल्ड, इनके अंदर ट्रू सेल वॉल नहीं होती, लेकिन जो इनके स्पोर्स होते हैं उनमें ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। स्पोर्स डिस्पर्स होते हैं एयर करंट से और इनके अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है वो ऑयल और ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। ये चीज कई बार पूछी जाती है कि जो स्पोर्स होते हैं वो डिस्पर्स कैसे होते हैं, एयर करंट के थ्रू। जिनमें स्टोर फूड होता है वो क्या होता है, ऑयल और ग्लाइकोजन होता है। जो एग्जांपल है डायग्राम ये रहा स्लाइम मोल्ड का, ओके। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ होते हैं स्लाइम मोल्ड्स की तरह, है ना। तो ये क्या हो गए, हेटेरोट्रॉफ्स हो गए। और ये कई बार क्या करते हैं, प्रीडेट और पैरासाइट भी हो जाते हैं। मतलब जो प्रोटोजोअन्स है उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेटेरोट्रॉफिक भी है, प्रीडेटर्स का भी और पैरासाइट्स भी हैं। इनको माना जाता है कि ये एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव्स होते हैं। किसके प्रिमिटिव रिलेटिव्स होते हैं, अपने एनिमल किंगडम में तो आते हैं, है ना। तो क्या हुआ, देखो इसको प्रोटोजोअन्स के भी 4 पार्ट है। एक तो सीलिएटेड जिनमें सीलिया होता है, जैसे कि पिरामीशियम हो गया। एक अमीबोइड जो अमीबोइड मूवमेंट करते हैं, अमीबा जैसे होते हैं, जैसे अमीबा और एंटामीबा। स्पोरोजोअन्स जो कि स्पोर्स रिलीज करते हैं, स्पोर्स मतलब उनमें इन्फेक्शियस स्टेज होती है ना, वो होते हैं प्लाज्मोडियम, से मलेरिया वाला हो गया। और फेजिलेटेड ट्रिपेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस कॉज करने वाला, है ना। और अपन इसको आगे डिटेल्स में पढ़ते हैं, ठीक है। अमीबोइड प्रोटोजोअन्स ये क्या करते हैं, फ्रेश वाटर में लीव करते हैं। अमीबोइड प्रोटोजोअन्स कहाँ रहते हैं, फ्रेश वाटर, सी और मॉइस्ट सॉइल कहीं भी रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या करते हैं, मूव करते हैं, कैप्चर करते हैं अपनी जो प्रे होती है, जो उनका फूड होता है उसको, कैसे, सुडोपोडिया के थ्रू, ठीक है। इसको फॉल्स फीट बोलते हैं, इसमें ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। जो इनकी मेराइन फॉर्म होती है वो क्या होती है, उसके अंदर सिलिका शेल प्रेजेंट होता है। मतलब कि जो अमीबोइड्स होते हैं उसकी मेराइन फॉर्म के अंदर सिलिका शेल प्रेजेंट होता है उनकी सरफेस पर। और इनके जो कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि पैरासाइटिक भी है, जैसे एंड अमीबा हिस्टोलिटिका डिसेंट्री कोज करता है ह्यूमंस में, ये डिसऑर्डर मतलब एक डिजीज है, ठीक है, अमीबोइड डिजीजेस आगे पढ़ेंगे, है ना। तो इनमें 2 चीज याद रखनी है, क्या, एक तो इनमें सिलिका शेल प्रेजेंट होती है मेराइन फॉर्म के अंदर, और एक क्या, सुडोपोडिया के थ्रू अपनी प्रे को कैप्चर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स क्या होते हैं, या तो फ्री लिविंग होते हैं या पैरासाइटिक होते हैं। इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। जो पैरासाइटिक फॉर्म है वो डिजीज कोज करती है, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस हो गया, ट्रिपेनोसोमा, समझे। फिर आते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स। सीलिएटेड क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। और इनमें मतलब एक्टिवली मूविंग होते हैं, ये चीज याद रखना, कौन से कैसा मूवमेंट होता है इनका, एक्टिव मूवमेंट होता है ना। और इनके अंदर थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो इनका एक्टिव मूवमेंट होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। इनमें कैविटी होती है जिसको गलेट बोलते हैं, दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। जो कैविटी है गलेट है जो सेल के बाहर ओपन होती है। जो कोऑर्डिनेट मूवमेंट होता है सीलिया का, इसकी वजह से ये फूड की तरफ मूव करते हैं पानी के अंदर, है ना, ताकि जो वो फूड है वो इनकी गलेट के अंदर सीधा जाए। इसका एग्जाम्पल होता है पैरामीशियम, समझ गए। फिर आगे स्पोरोजोअन्स।
स्पोरोजोअन्स के अंदर डाइवर्स ऑर्गेनिज्म आते हैं जिसके अंदर इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है। इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज की वजह से इनका नाम है स्पोरोजोअन्स। मतलब कि जो सबसे ज़्यादा जो अपने नोटिस किया अपने एनवायरनमेंट में वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या करता है, मलेरिया कोज करता है, वो डिजीज जिसका ह्यूमन पॉपुलेशन पे बहुत स्टैगरिंग इफेक्ट है। मतलब मलेरिया डिजीज ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत वाइडली फैली हुई है बिकॉज एक मच्छर आ गया फिर पूरी फैमिली में कोज कर देता है ना। पानी पी लो। नेक्स्ट है किंगडम फंगी। ओके, सो फंगी पर चले। अब क्या है कि जो फंगी होता है वो एक यूनिक किंगडम हो गया। हाँ, चीज कितने गंदे होते हैं ना फंगी का अलग ही यूनिक किंगडम हो गया है ना। ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। एनिमल्स में हेटेरोट्रॉप होते हैं नहीं, इनका सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस होता है। अपन किसी का सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन थोड़ा ना कर रहे हैं, कोई मर गया फिर उसका अपन नहीं है ना। ये क्या है, यूनिक किंगडम होता है जिसमें हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है सेप्रोफाइट्स के फॉर्म में। ये क्या करते हैं, जो कि सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर होता है ना किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म का, कौन सा सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर, उसको लेते हैं। कैसा, सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर को डेड सब्सटेंस से अब्जॉर्ब करते हैं। इस चीज को, लाइन को नोट करके रखिएगा, ठीक है। तो क्या हो गए, सेप्रोफाइटिक हो गए। अब जो दूसरे प्लांट्स एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, उनमें डिजीज कोज करते हैं, उनके थ्रू अपना फूड लेते हैं, उनको पैरासाइटिक भी बोल देते हैं। ये ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं उनके मॉर्फोलॉजी हैबिटेट में। मतलब उनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो भी बहुत सारी है और जिनका हैबिटेट भी है वो भी मतलब डाइवर्स है, काफ़ी डाइवर्सिटी उनकी इसमें है ना। जो फंगी है वो कॉस्मोपोलाइटन वो होते हैं जो कि हर जगह प्रेजेंट होते हैं। मतलब हवा, पानी, सॉइल, जमीन, प्लांट, एनिमल हर जगह प्रेजेंट हो, ठीक है। ये वार्म और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में, मतलब जो प्लेसेस होती हैं उसमें ज़्यादा ग्रो करते हैं। मतलब जहाँ थोड़ी नमी भी हो और जहाँ थोड़ी गर्मी भी हो उस एनवायरनमेंट में ग्रो करना प्रीफर करते हैं। बाकी ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इनमें लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। उस लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइफी। हाइफी में क्या होता है, नेटवर्क होता है और हाइफी को उसको बोलते हैं माइसिलियम। तो इसमें लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो गया, उसको तो बोलते हैं हाइफी। और नेटवर्क को हाइफी का मतलब इधर भी जा रहा हो इधर भी जा रहा हो, ऐसे ऐसे बहुत सारा नेटवर्क जाल सा फैला हो, उसको बोलते हैं माइसिलियम, ठीक है। जो फंगी की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन और पॉलीसैकेराइड्स की। और जो प्रोटिस्ट आती है उसकी किसकी बनी होती है, सेल वॉल, सेलुलोज डाइटम्स की सिलिका की बसी होती है ना। लेकिन ये याद रखना कि जो फंगी होते हैं उनकी जो सेल वॉल है वो काइटिन और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। ये तो याद ही होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो है ना। क्या है, जो ये हैं फंगी इस सिम्बायोट की तरह भी रह सकते हैं। सिम्बायोट की तरह कैसे रहेंगे, ये जो लाइकेन का नाम सुना आपने, लाइकेन का नाम, उसमें क्या होता है, एक एल्गल पार्ट होता है, एक फंगल पार्ट होता है। दोनों सिम्बायोसिस में दोनों एक साथ रहते हैं। ये क्या हो गया, सिम्बायोट स्टेज हो गई है ना। और जो हायर प्लांट्स होते हैं ना, पाइनस वगैरह, उनकी रूट्स में भी रहते हैं, जैसे कि माइक्रोराइजा रहता है उनकी रूट्स में, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन होता है फंगी में, वो वेजिटेटिव मीन से भी हो सकता है। वेजिटेटिव मीन से कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन। पूरा फंगी का पार्ट था माइसिलियम, कट गया, ये अलग ऑर्गेनिज्म बन गया, ये अलग बन गया, हो गया फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फिशन, बडिंग ऐसे होता है ना। तो वेजिटेटिव मीन्स पता चल गया आपको। अब वो एक एसेक्सुअल मीन्स, मतलब वेजिटेटिव भी असेक्सुअल का है, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। स्पोर जैसे कि कोनेडियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर, ये स्पोर्स की अलग अलग वेराइटीज हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो उसमें होता है ओवोस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ठीक है। जो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं इनके अंदर वो एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर पर प्रेजेंट होते हैं। ऐसे नहीं मतलब कहीं भी ये पार्ट थे माइसिलियम था, यहीं से स्पोर निकल गए। इसमें एक ऐसे बन के से फूटिंग बॉडी बनती है, अम्ब्रेला टाइप से, छत टाइप से कुछ बनता है, वहाँ से इसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, ओके। जो सेक्सुअल साइकिल होती है इसके अंदर, इसमें 3 स्टेप होते हैं। एक तो होता है प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी में क्या होते हैं, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है। मतलब इधर का एक माइसिलियम का पार्ट था, इधर के माइसिलियम का पार्ट था, तो ये क्या हुआ कि ये जो 2 सेल्स थी उनके प्रोटोप्लाज्म में फ्यूज हो गए। अब ये क्या हो गया, एक सेल हो गया, अभी भी न्यूक्लियस बन गई है ना। फिर होती है कैरियोगेमी। अब ये समझ लो ये 2 न्यूक्लियस, ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होकर एक बन गया, तो ये होगी कैरियोगेमी, है ना। 3 पार्ट्स बताए थे ना मैंने, तो 2 ही मेरे को, प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी। थर्ड होता है मियोसिस इन जाइगोट। मतलब फंगी क्या है, हैप्लोइड है। हैप्लोइड होने के लिए अब जो ये तो जाइगोट तो था, इनका न्यूक्लियस था, NN22N बन गया।
न्यूक्लियस क्या हो गया, 2 एंड हो गया, अब एक सेल बन गई, जाइगोट हो गया एक सेल का, है ना। अब इस जाइगोट में क्या होगा, म्यूसिस होगा, जिसकी वजह से हैप्लॉइड क्या बनेगा, स्पोर बनेगा। तो जो स्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। दो हैप्लॉइड स्टेज का फ्यूजन होता है तो उसमें डिप्लॉइड सेल बन जाती है, 2 एंड स्टेज। अब देखो जैसे 2 सेल्स बनी थी, ये बनी थी, तो उनमें जो न्यूक्लियस होता है कि प्रेजेंट है अलग अलग। तो ये जो n+n मतलब 2 न्यूक्लियस वाली स्टेज है, इस स्टेज को बोलते हैं अपन डाइकैरियन स्टेज। ये चीज ध्यान रखना, इस स्टेज को क्या बोलते हैं, डाइकैरियन स्टेज। ये जो डाइकैरियन स्टेज है ये एस्कोमाइसिटीज में शॉर्ट लिव्ड होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, कुछ समय तक ही रहती है। और जो बेसिडियोमाइसिटीज है उसमें लॉन्ग लिव्ड होती है, मतलब काफी लंबे समय तक रहती है, ठीक है। फिर आती है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज एक्वेटिक हैबिटेट, मतलब कि ये फंगी के करेक्ट को डिवाइड किया गया है फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो 4 पार्ट्स में, ठीक है। तो उसका फर्स्ट पार्ट है फाइकोमाइसिटी। तो फाइकोमाइसिटीज होती हैं वो क्या है, एक्वेटिक हैबिटेट में रहती हैं, है ना। वो डिकेइंग वुड्स, जो डिकम्पोज हो रही वुड्स हैं, डैम्प प्लेसेस हैं, उनमें ये ऑब्लिगेट पैरासाइट प्लांट्स की तरह भी रह लेती है, प्लांट्स के अंदर ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह भी रह लेती है, ठीक है। जो इनका माइसीलियम होता है वो क्या है, एब्सेप्टेट है, मतलब इसी फंगी के मतलब ग्रुप है जो फाइकोमाइसिटीज, इसी के अंदर क्या होता है, जो माइसीलियम है वो क्या है, एसेप्टेट होता है, मतलब सिनोसाइटिक होते हैं, यानी न्यूक्लियस बिखरे पड़े रहते हैं ऐसे, ठीक है। सेप्टा नहीं होते, सेल मेम्ब्रेन की सेप्टास नहीं बने होते, ठीक है। जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो होते हैं इसमें जूस्पोर जो मोटाइल है, अप्लेनोस्पोर वो नॉन मोटाइल होता है ना। ये जो स्पोर्स होते हैं यानी एसेक्सुअल स्पोर्स इन फाइकोमाइसिटीज आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। तो आपको ये ध्यान रखना है किस में एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं और किस में एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो फाइकोमाइसिटीज में क्या होंगे, एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। जो जाइगोस्पोर प्रोड्यूस होता है बाय फ्यूजन ऑफ आइसोगेमेट्स, एनाइसोगेमेट्स एंड गैमेट्स, ठीक है। जाइगोस्पोर क्या है, मतलब जाइगोस्पोर क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है, और वो कैसे बनता है, फ्यूजन होता है किसका, आइसोगेमेट्स यानी सिमिलर सेल जो कि शेप साइज के अंदर सिमिलर है, या तो दोनों मोटाइल है या दोनों नॉन मोटाइल। एनाइसोगेमेट्स यानी मॉर्फोलॉजी में दोनों डिफरेंट है। दोनों गैमेट्स मतलब एक छोटी, जैसे कि ह्यूमन में ओवम एंड स्पर्म होता है, एग एंड स्पर्म, है ना, वैसे ही वो क्या हुई, गैमेट्स हो गया। इसके एग्जाम्पल है म्यूकर, राइजोपस। राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। अगर हम ब्रेड को मतलब एनवायरनमेंट में रख देते हैं 2 दिन के लिए तो उसमें फंगस लग जाता है, वो कौन होता है, राइजोपस होता है। एक होता है एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो मस्टर्ड के अंदर व्हाइट स्पॉट्स कोज करता है। ये क्वेश्चन आता है कि व्हाइट स्पॉट मस्टर्ड में कौन कोज करता है, वो कौन सा फंगी होता है, वो होता है एल्ब्यूगो। और किससे बिलोंग करता है, फाइकोमाइसिटीज से। ये देखो ये किसका एग्जाम्पल है, ये म्यूकर का एग्जाम्पल मीन्स डायग्राम है, ओके। Then our next one is ascomycetes. मुझे ना ड्यूटेरोमाइसिटीज अच्छा लगता है, पता नहीं कैसे अच्छा लगता है इन द सेंस, अच्छा मतलब जो भी समझो, है ना। ओके, नाउ दिस इज एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को कॉमनली सेक फंगी भी बोलते हैं, इसको डंग फंगी भी बोलते हैं, कि जो डंग होता है एनिमल्स का वो उस पर भी ग्रो कर जाता है, मतलब ये कोप्रोफिलस होते हैं, है ना, ठीक। एस्कोमाइसिटीज को सेक फंगी बोलते हैं। ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम वगैरह हो गए, क्योंकि फंगी में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। लेकिन इसमें ये रेयर एग्जांपल है किसका, यीस्ट का, सेक्रोमाइसिस, सेरिवेसी, ब्रेड वगैरह में काम आता है ना। तो मतलब जो यीस्ट है वो क्या है, यूनिसेलुलर है, और ये किस में काम आता है, ब्रेड और बियर बनाने के काम आता है ना। ये कुछ सेप्रोफाइटिक होते हैं, ये डिकम्पोजर होते हैं, ये पैरासाइटिक होते हैं, और ये कोप्रोफिलस यानी टंग पर भी ग्रो करते हैं। तो यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, टंग पर ग्रो करने वाले हैं, ठीक है। जो माइसीलियम होता है उनका ब्रांच्ड होता है और सेप्टेड होता है। सिर्फ असेप्टेड किसका था, फाइकोमाइसिटीज का था, जो कि ब्रांच्ड नहीं था, ओके। जो असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो इसमें होते हैं कोनिडिया। कोनिडिया ही मतलब जो होते हैं वो जो कोनिडिया होते हैं वो एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं सेक लाइक अस्की के अंदर। नाउ आई थिंक ओके, मैं आपको आगे बताती हूँ। ओके, जो एसेक्सुअल स्पोर होते हैं वो कोनिडिया होते हैं, और जो कोनिडिया होते हैं वो एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। ये चीज़ मैंने यहाँ पर रॉन्ग कर दी, ओके सॉरी। जो कोनिडिया होते हैं वो एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं, एक्सो, ओके। जो कोनिडिया होते हैं वो एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं, मे बी
राइटिंग अच्छी नहीं है, सो ओके ज़्यादा गौर से मत देखना इसे। तो जो असेक्सुअल स्पोर होता है इसमें कोनिडिया जैसा है जो कि एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होता है इन सैटेलाइट अस्काई, ठीक है। जो अस्काई अरेंज्ड होते हैं डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडीज पे उसको बोलते हैं एस्कोकार्प। इसके एग्जाम्पल होते हैं एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, ठीक है। मोनास्कस परप्यूरा ये एक एग्जाम्पल है जो अपन ने 12th एनसीईआरटी में चैप्टर में दे रखा है। ये क्या करता है, स्टेटिन्स प्रोड्यूस करने के काम आता है। स्टेटिन्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट है, ठीक है। फिर एक क्लेविसेप्स, सॉरी वो मोनास्कस परप्यूरा था, और ये क्लेविसेप्स परप्यूरा है जो कि इर्गोट ऑफ राई कॉज करता है। तो इसके एग्जाम्पल्स देख लो आप, तो है ना। इसके एग्जाम्पल्स कौन हो गए, एस्परजिलस हो गया, क्लेविसेप्स हो गया, और न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा क्या होता है, बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में बहुत यूज होता है। मतलब आगे जब अपन जेनेटिक्स पढ़ेंगे उसके अंदर मोनोस्पोरा न्यूरोस्पोरा है, उसका भर भर के डाइसेक्शन किया है सबने, है ना। कभी उसकी आंखें पढ़ी है, कभी उसका क्या पढ़ा है, खो गई थी आंखों में इसकी, है ना। जो मेराइन मेंबर्स होते हैं, मेराइन मेंबर्स होते हैं एस्कोमाइसिटीज के, जैसे कि मोरल्स और ट्रफल्स, उनको खाने में यूज किया जाता है, उनको डेलिकेसीज माना जाता है। ये जो अपने को डायग्राम देख रही है एनसीईआरटी का डायग्राम, और ये एस्परजिलस का डायग्राम है। डायग्राम एग्जाम में जरूर देखे जाना, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस पे जरूर आते हैं, ठीक है। फिर है बसिडियोमाइसिटीज, माय फेवरेट वन। तो इनको मशरूम बोला जाता है, इनको ब्रैकेट फंगी बोला जाता है, इनको पफ बॉल्स भी बोला जाता है, ओके। ये क्या करते हैं, सेलुलोज और लिग्निन दोनों को डाइजेस्ट कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं इन द सेंस, ओके। ये सोइल, लॉग्स, ट्री के वगैरह पे ग्रो कर जाते हैं, पैरासाइटिक होते हैं। जो रस्ट और स्मट होता है ना, जहाँ पर आपको रस्ट दिख जाए, जहाँ पर आपको स्मट दिख जाए, वो फंगी ने कोज किया होता है, इसने बसिडियोमाइसिटीज से, ठीक है। जो इनका माइसिलियम होता है वो ब्रांच्ड होता है, सेप्टेड होता है, ठीक है। असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो इसमें प्रेजेंट नहीं होते, ये इसका एक अच्छा कैरेक्टर है और इसको आपको याद भी रखना होगा। जो असेक्सुअल स्पोर्स हैं वो बसिडियोमाइसिटीज में प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो इसमें होता है, फ्रेगमेंटेशन से वो कॉमन है। सेक्स ऑर्गन तो एब्सेंट होते हैं बसिडियोमाइसिटीज में, लेकिन प्लाज्मोगेमी प्रेजेंट होती है। इसके अंदर बसिडियोस्पोर्स बनते हैं बसिडियम के ऊपर, है ना। जो डाइकैरियोटिक स्टेज है वो लॉन्ग लिव्ड होती है, मैंने आपको बताया था। जो कैरियोगेमी और मियोसिस है वो बसिडियम में प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से 4 बसिडियोस्पोर्स बनते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड होते हैं। मतलब कि असेक्सुअल स्पोर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होता है एस्कोमाइसिटीज में, जिसका नाम होता है कोनिडिया। और सेक्सुअल स्पोर बसिडियोमाइसिटीज में प्रेजेंट होता है, प्रोड्यूस्ड होता है, जो कि जिसका नाम, जो कि 4 बसिडियोस्पोर्स बनाते हैं, ओके। बसिडियोस्पोर्स जिसको बोलते हैं ना। इसके एग्जाम्पल हैं एगेरिकस मशरूम, अस्टिलेगोस्मर्ट और पक्सीनिया रस्ट फंगी जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम दे रखा है, ये रहा अपने एगेरिकस का डायग्राम, ठीक है। डायग्राम्स अभी भी बोल रही हूँ, नीट में बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं डायग्राम बेस्ड, आपके कोचिंग टेस्ट वगैरह में भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते होंगे। इसलिए जो एनसीईआरटी के डायग्राम्स है उनको तो ऐसा का ऐसा माइंड में फीड कर लो एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंगी। इम्परफेक्ट फंगी कैसे हो गई, क्योंकि इनकी जो असेक्सुअल स्टेज और वेजिटेटिव स्टेज है वही सिर्फ नॉन है। जो इनकी सेक्सुअल स्टेज है उसको अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया। सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर होते ये अलग अलग ग्रुप्स में मूव कर जाएंगे, किसमें, एस्कोमाइसिटीज या फिर बसिडियोमाइसिटीज के अंदर। मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म के चांसेस हैं कि वो बसिडियोमाइसिटीज में जाएंगे, क्योंकि इनकी असेक्सुअल स्टेज पता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज में तो बसिडियोमाइसिटीज के अंदर तो सेक्सुअल स्टेज प्रेजेंट ही नहीं होती, इनके मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म एस्कोमाइसिटीज में मूव करेंगे। बट अभी भी इनकी सेक्सुअल स्टेज पता होते ही उनको मूव करवाया जा सकता है। ऐसे हम नहीं कह सकते कि ये कौन से ग्रुप का है, इसीलिए इसको अलग ही डिफाइन कर दिया गया है, जिसका नाम है ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। इनके कुछ मेंबर्स हैं वो सेप्रोफाइट्स होते हैं या पैरासाइट होते हैं। लार्ज नंबर होता है इनके अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म का, वो क्या है, डिकम्पोजर्स या लीटर की, है ना। मतलब वो क्या करते हैं, मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है एल्टरनेरिया, पोलिलोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा अपनी लकड़ी वगैरह को कर देती है ना, लग जाती है, ट्राइकोडर्मा होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन है अपना प्यारा सा किंगडम, प्लांट किंगडम, पर इस चैप्टर में नहीं पढ़ते, वो अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। जितने भी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको प्लांट्स कहा जाता है। अब आप बोलोगे क्लोरोफिल कंटेनिंग तो प्रोटिस्टा में भी होते हैं, अरे नहीं, मल्टीसेलुलर, ठीक है। इनमें से कुछ पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक होते हैं,
मतलब जैसे इंसेक्टिवर्स प्लांट हो गए, और एक कस्कुटा होता है जो कि पैरासाइटिक होता है। भाई कस्कुटा भाई साहब क्या होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं। ठीक है, प्लांट्स की दो डिस्टिंक्ट फेजेस होती हैं, हैप्लोटिक डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक स्टेज। मतलब जो स्पोरोफाइट होता है वो क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, और जो गैमेटोफाइट होता है वो होता है हैप्लॉइड होता है। ये अलग अलग जो प्लांट्स को भी अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई करेंगे। उस अलग अलग ग्रुप के अंदर जो ये मतलब डिप्लॉइड और हैप्लॉइड स्टेज है उसकी जो टाइम है कि ये कितनी देर तक रहेगा, वो जो लेंथ है, इसकी ड्यूरेशन है, वो क्या होती है, इसमें वरी करती है। और इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ओके, नेक्स्ट है एनिमिलिया किंगडम। एनिमिलिया किंगडम भी अपन आगे पढ़ेंगे। ये कैरेक्टराइज्ड होता है हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। जैसे इसमें हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, आप बोलोगे वो तो फंगी भी होते हैं। फंगी में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमिलिया में सेल वॉल नहीं होती। हेटेरोट्रॉपिक सेल वॉल लेस ऑर्गेनिज्म एनिमिलिया किंगडम में आते हैं। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स पर फूड के लिए। मतलब अपन किसी एनिमल को भी अपन मार के खाते हैं तो उसने भी क्या खाया होगा, प्लांट को ही खाया होगा। तो उस तरह से अपन इनडायरेक्टली डिपेंड हो गए। अगर अपन फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह फूड ग्रेन वगैरह खाते हैं वो उस तरह से क्या हो गया, अपन डायरेक्टली डिपेंड हो गए। ठीक है, तो जो फूड होता है वो डाइजेस्टेड होता है एक इंटरनल कैविटी के अंदर, वो रिजर्व होता है ग्लाइकोजन और फैट की फॉर्म में। ठीक है, ये प्लांट एनिमल्स का कुछ कैरेक्टर हो गए। जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है होलोजोइक, यानी अपन अपने मुंह से खाते हैं। ठीक है, शब्द नहीं करते किसी का मतलब, है ना। जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है। जो इनमें मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म होते हैं एनिमल किंगडम के, वो उनमें क्या प्रेजेंट होता है, लोकोमोशन होता है, वो मूवमेंट कर सकते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें वो कॉपुलेशन से होता है मेल और फीमेल के अंदर, जिसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उसका, और आगे वो डेवलप होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन होता है इसके अंदर वायरोइड्स, वायरस, पियोन्स, लैटिन। अब आप बोलोगे ये तो आज टिकर ने अपनी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बताई है। नहीं बताया, क्यों? क्योंकि वायरस क्या है, ट्रूली लिविंग नहीं, इनमें लिविंग की सारी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट नहीं है, इसी वजह से इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया। बोलोगे कैसे? देखो, जो वायरस है वो क्या है, ट्रूली लिविंग नहीं है। जो वायरस है वो एक तो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं यार। वो क्रिस्टल्स लिविंग कैसे हो सकते हैं, मतलब जबकि वायरस अपनी बॉडी से बाहर प्रेजेंट है तब तो वो क्रिस्टल की फॉर्म में है। जब अपनी बॉडी के अंदर है तब वो सेल के अंदर इन्वेड होता है। सेल की जो मशीनरी होती है, काम करने का मैकेनिज्म होता है, उसको टेक ओवर करता है और उस पर्टिकुलर सेल को किल कर देता है, उसके अंदर अपना रेप्लिकेशन करवाता है। मतलब तो समझ लो यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंजा का, मतलब कोई जुकाम वगैरह का कोई वायरस, समझो राइनो वायरस है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जब एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, इसमें लिविंग का कोई कैरेक्टर नहीं है, ये प्योरली नॉन लिविंग मतलब क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट है, सिर्फ एक प्रोटीन मॉलिक्यूल जैसे आपने को दिखता है ना, दिखता कहाँ है, बहुत माइक्रोस्कोपिक है। तो ये यहाँ पर प्रेजेंट, लेकिन जैसे ये मेरे अंदर इन्वेड होगा, ये मेरी बॉडी के जो सेल्स हैं उनकी मशीनरी को टेक ओवर करेगा, उनमें खुद का रेप्लिकेशन करवाएगा, जो मेरे सेल्स हैं उनको किल करेगा, तब क्या होगा, ये लिविंग का कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। तो ये प्योरली लिविंग की कैरेक्टर ही रिप्रेजेंट नहीं करता है, इसके लक्षण ही नहीं लिविंग के, तो कैसे कर देता बेचारा चीटे कर इसको क्लासीफाई, है ना। अब क्या है, बट यार अपनी तो क्वेश्चन आ जाते हैं इसके, तो जीवित नहीं है उसको भी पढ़ लो यार, सब कुछ पढ़ लो, पढ़ना पड़ेगा। जो नेम है वायरस, उसका मतलब है वेनो, पॉइजनस, जहरीला, कतई जहरीला, है ना। तो ये क्या है, वेनोम और पॉइजनस फ्लूइड है। ये टर्म दी थी दिमित्री इवानोव्स्की ने, मतलब इन्होंने ही वायरस को डिस्कवर किया था, टोबैकोमोजिक वायरस को। इन्होंने क्या माइक्रोब्स को डिस्कवर किया जो कि टोबैको के अंदर मोज़ेक डिजीज कोज कर रहे थे, है ना। और इन्होंने इनको नाम दिया था वायरस, जिसका मतलब होता है वेनोम और पॉइजनस फ्लूइड। ठीक है, दे वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया। अब ये तो अपने को पता है जो वायरस है वो बैक्टीरिया से भी स्मॉलर है, क्योंकि तो पूरा से एक सेल भी नहीं है, प्रोटीन के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल कुछ आरएनए डीएनए सिर्फ 1% होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपनी जो बैक्टीरिया का प्रूफ फिल्टर होता है, मतलब डिफाइन करते हैं, बैक्टीरिया को छाना जाता है, फिल्टर किया जाता है, ये उससे भी पास हो जाते हैं। मतलब वो माइन्यूट फिल्टर जिससे बैक्टीरिया पास नहीं हो सकता, वायरस उससे भी पास हो जाते हैं। तो ये चीज़ इसको बताती है कि वो क्या है, बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। ठीक है, फिर आए थे एक बेचेनिक क्या साहब, तो IMW बेचेनिक ने क्या किया था, जो टोबैको मोज़ेक वायरस की वजह से जो प्लांट था टोबैको इन्फेक्टेड था,
उसके प्लांट से कोई एक्सट्रैक्ट निकाल के किसी हेल्दी प्लांट में डाला गया, जिसकी वजह से वो हेल्दी प्लांट क्या हो गया, इन्फेक्ट हो गया। और इस चीज को इन्होंने बोला कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, मतलब इन्फेक्शियस वाइल्ड लिविंग फ्लूइड। इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड की टर्म किसने दी थी, अपने मेजर नीड साहब ने दी थी, ये चीज देख लेना, ठीक है। और जो वायरस टर्म है या फिर मतलब वायरस को डिस्कवर किसने किया था, ना, दिमित्री इवानोव्स्की ने, ठीक है। फिर आए थे WM स्टेनले, नाम ही स्टेन जैसा था, तो हर चीज के क्रिस्टलाइजेशन में लगे रहते थे, स्टेन्स बनाने में लगे रहते थे, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज किया। इन्होंने बताया कि जो इसके अंदर है, जो मैक्सिमम है वो तो क्या है, प्रोटीन पार्ट है ना। और उसके मतलब जो ये होस्ट होता है अपना, मतलब अपना होस्ट है, मेरे अंदर वायरस आ रहा है जुकाम का, तो मैं उसके लिए होस्ट हूँ, है ना। तो ये होस्ट के बाहर तो क्या होता है, इनर्ट होता है एक तरह से, मतलब क्रिस्टल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब ये क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आवर है वायरस के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। देखो, जो प्रोटीन होता है वायरस के अंदर, उसके अलावा भी उसमें कुछ जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो RNA होता है या DNA होता है, दोनों कभी नहीं होते। ऐसा हो सकता है कि 2 RNA प्रेजेंट हो, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट हो, जैसे कि एड्स के वायरस में होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता RNA और DNA दोनों प्रेजेंट है, नहीं, सिर्फ RNA या फिर सिर्फ DNA, ठीक है। वो भी डिफाइंड होता है कि सिंगल स्ट्रैंडेड होगा कि डबल स्ट्रैंडेड होगा, है ना। अब देखो, वो वायरस जो कि प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, उनके अंदर मतलब जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करने वाले वायरस होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। अब जिस टोबैको मोज़ेक वायरस है, प्लांट को इन्फेक्ट करता है, तो उसमें क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट होगा। वो वायरस जो कि एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, एनिमल्स को तो कोई भी खाने को चलाता है, तो क्या हो गया, सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड RNA और डबल स्ट्रैंडेड DNA, मतलब अलग अलग वेराइटीज के वायरस एनिमल्स को खाते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। मतलब एक का वर्स होता है, वो क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। 12th की NCERT में दे रखी है ये चीज, है। जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं, उनको बैक्टीरियोफेज भी बोल देते हैं अपन, वो क्या होते हैं, यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड DNA होते हैं। मतलब बोलते हैं बैक्टीरियोफेज के अंदर कैसा जेनेटिक मटेरियल होता है, डबल स्ट्रैंडेड DNA। टोबैको मोज़ेक वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, कोई भी एनिमल के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड RNA और डबल स्ट्रैंडेड DNA, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, जो प्रोटीन कोड होता है वायरस का, वो होता है कैप्सिड। प्रोटीन कोड को क्या बोलते हैं, कैप्सिड। देखो, जैसे ये प्रोटीन कोड हो गया, ये कैप्सिड हो गया, ठीक है। जो स्मॉलर सब यूनिट होती है, कैप्सिड उन कैप्सोमियर्स से बना होता है। देखो, जैसे ये है, जैसे कि ये है, तो ये क्या है, स्मॉलर सब यूनिट्स है। ये सारी क्या स्मॉलर सब यूनिट्स है, ये क्या है, कैप्सोमियर्स है। और ये पूरा जो प्रोटीन कोड बन गया, इसको क्या बोल देते हैं, कैप्सिड बोल देते हैं, ठीक है। देखो, जो कैप्सोमियर्स होती हैं, ये अलग अलग स्ट्रक्चर में अरेंज्ड होती हैं, या तो ये होती हैं हेलिकल सिमेट्री में, हेलिकल ज्योमेट्री में, या फिर ये होती है पॉलीहेड्रल ज्योमेट्री की फॉर्म में, ठीक है। वायरस डिजीज कोज करते हैं। वायरल डिजीज कौन कौन सी हैं, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, एड्स, herpes, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स वगैरह जैसे कुछ वायरल डिजीज है। और बैक्टीरियल डिजीज अपने पढ़ी थी, कोलेरा थी, टाइफाइड थी, टिटनस थी, सिट्रस कैंकर थी, ठीक है। ये है वायरल डिजीज, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, एड्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी वायरल डिजीज है और कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन लेके आता है, कहाँ से आता है, ठीक है। प्लांट के अंदर कुछ सिम्टम्स कोज करते हैं वायरल डिजीज के, वो क्या होते हैं, लीफ रोलिंग और कर्लिंग, या तो लीफ रोल हो जाती है और कर्ल हो जाती है, ठीक है। लीफ का पीला पड़ जाना, वेन क्लियरिंग, लीफ के अंदर वेन्स आती है ना, आप जो इसके अंदर प्लांट के अंदर, मतलब जैसे कि ये कोई लीफ है तो इसके अंदर वेन्स होती हैं ऐसे, जो कि इसके अंदर क्या कराती हैं, वाटर न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करवाती हैं, वेन्स के अंदर जाइलम फ्लोएम से बनी होती है ना। तो क्या होते हैं, वायरल डिजीज के प्लांट्स में सिम्टम होते हैं, लीफ का रोल और कर्ल होना, लीफ का येलो और वेन क्लियरिंग होना, वाफिंग और स्टंटेड ग्रोथ, मतलब किसी भी प्लांट की या तो ग्रोथ छोटी हो जाए, रुक जाए, या फिर वो छोटा ही रह जाए। तो ये क्या हो गए, करेक्टर्स हो गए, ठीक है। अब ये देखो, 2 डायग्राम दे रखे हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस का और एक बैक्टीरियोफेज का है। ये लेबलिंग देख लेना, अपने को ये तो पता है कि ये RNA है और ये कैप्सिड है, तो टोबैको मोज़ेक वायरस में प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन ये जो बैक्टीरियोफेज है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ध्यान से देख लेना। ये हेड होता है इसका, ये इसकी कॉलर होती है, ये इसकी शीथ होती है, और ये इसकी टेल फाइबर्स होते हैं। इसकी लेबलिंग देख लेना, इन सेंस में कहना चाहती हूँ आपसे, ओके।
नेक्स्ट वंस अपने आते हैं, मतलब कि हाँ एक चीज़ और थी, जो टोबैको मोज़ेक वायरस है उसको इवानोवस्की ने डिस्कवर किया था। इसकी हेलिकल जियोमेट्री होती है, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। जो बैक्टीरियोफेज है इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और पॉलीहेड्रल जियोमेट्री होती है। इसको किसने डिस्कवर किया था? ये चीज़ एनसीईआरटी के लेवल से बाहर है तो ये मैंने नहीं बताया आपको, ठीक है। जो वायरस होते हैं, प्रियॉन्स होते हैं, लाइकेंस होते हैं, वायरस के साथ ये 3 चीज़ें और आती हैं, ठीक है। तो जो वायरस थे इनको डिस्कवर किसने किया था? टियोडेनिए ने किया था। ये चीज़ ध्यान रखना, ये बाय क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये वायरस से भी छोटे होते हैं, वायरस से भी छोटा और क्या होगा, है ना, वायरस होते हैं। वायरस में क्या होता है? प्रोटीन नहीं होता। अब प्रोटीन का कोट ही नहीं है, मतलब सिर्फ क्या बचा? जेनेटिक मटेरियल बचा। वो भी क्या होता है? सिर्फ आरएनए, वो भी जिसका मोलिकुलर वेट सबसे कम हो वो वाला आरएनए होता है, मतलब सिर्फ pRNA होता है ऑफ लो मोलिकुलर वेट। ओके, इसके अंदर प्रोटीन कोट एब्सेंट होता है वायरस के अंदर। ये कोज करते हैं डिजीज सिर्फ प्लांट्स के अंदर, ठीक है, जैसे कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। कौन सी डिजीज? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ये एक डिजीज दे रखी है अपनी एनसीईआरटी में जो कि वायरस से कोज होती है, तो इसको ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है अपने प्रियॉन्स। प्रियॉन्स क्या है? अबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है, मतलब उबड़ खाबड़ फोल्डेड प्रोटीन जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये वायरस के सिमिलर सा होता है क्योंकि प्रोटीन अंदर का मटेरियल प्रेजेंट हुआ नहीं प्रेजेंट, वो मैटर नहीं करा, बाहर से तो प्रोटीन ही है ना। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, सिर्फ प्रोटीन होता है, इन्फेक्शियस प्रोटीन। ये आजकल मतलब लेटेस्ट अपनी जो स्टडीज वगैरह उनमें ज़्यादा हो रहा है कि इन्फेक्शियस होता है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करता है। कौन सी न्यूरोलॉजिकल डिजीज? इन्फेक्शियस, जो कि फैलती है, ठीक है। मोस्ट नोटेबल जो डिजीज है 8% जो अपने ज़्यादा नोट की है अपनी सराउंडिंग के अंदर, वो है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी। ये कैटल्स की डिजीज है जिसको बीएससी बोलते हैं। मैड काउ डिजीज इसको बोला जाता है। कौन सी डिजीज? मैड काउ डिजीज। का नाम देख लेना, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, ठीक है। ये कैटल्स के अंदर होती है, काउस के अंदर होती है मैड काउ डिजीज। ऐसी ही सिमिलर एनालोगस, मतलब ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था कैटल्स में, अगर ये ह्यूमंस में होता है तो उसको अपन बोलते हैं CR जैकब सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? CR जैकब सिंड्रोम, ठीक है। ये ह्यूमंस में कॉज करता है। ये 2 मोस्ट नोटेबल डिजीज है एट प्रेजेंट टाइम जो कि प्रियॉन से कॉज हो रही है। नेक्स्ट वन है अपनी लाइकेंस। लाइकेंस क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन है बिटवीन एन एल्गी एंड अ फंगी। इसमें जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं फाइकोबाइन और जो फंगल कंपोनेंट होता है उसको माइकोबाइन। एल्गी प्लांट किंगडम का आता है, फाइकोबाइन नेक्स्ट वन हो गया माइकोबाइन। ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक होते हैं रिस्पेक्टिवली, मतलब जो वो एल्गल कंपोनेंट है वो ऑटोट्रॉप है, जो माइकोबाइन है फंगल कंपोनेंट है वो हेटरोट्रॉप है। जो एल्गी है वो क्या बनाएगा? फंगी के लिए खाना बनाएगा। जो फंगी है वो क्या करेगा? उसको शेल्टर प्रोवाइड कर देगा एल्गी को, जो जमीन से न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिनरल्स वगैरह ऑब्जॉर्व करके दे देगा अपने एल्गल पार्टनर को, ठीक है। जो लाइकेंस है वो बहुत यूजफुल, मतलब बहुत अच्छा पोल्यूशन इंडिकेटर्स है। जैसे जो एरिया जहाँ पर पोल्यूशन होता है, जहाँ पर सल्फर का पोल्यूशन होता है, वहाँ पर लाइकेंस ग्रो नहीं करते, अगर पहले से ग्रो कर रहे हो तो वहाँ से हट जाते हैं। तो जो लाइकेंस है वो क्या है? बहुत अच्छे पोल्यूशन इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। मैंने आपको एक लाइकेन का डायग्राम भी दे रखा है, कुछ ऐसे दिखते हैं लाइकेंस। अब आप सोचेंगे हमें PYQs कब करवाओगी? PYQs अपन जैसे कि ये एक यूनिट कंप्लीट होती है एक तरह से अपनी, फर्स्ट चैप्टर हो गया, सेकंड हो गया प्लांट और एनिमल किंगडम पढ़ के अपन इन 4 चैप्टर्स की अब क्या करेंगे? PYQ सोल्व कर लेंगे। मैंने पूरी NCERT बेस्ड कोशिश की है कि हर मतलब NCERT बेस्ड नोट्स बनाऊँ। आज के लिए का पेपर NCERT बेस्ड आता है, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना। ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो। अपन नेक्स्ट चैप्टर अब करते हैं थोड़े दिनों में।